ठीक है, इस तरह हम लोग किसी भी एल्गोरिथम को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सिंपल हम एक वेरिएबल लेते हैं lreg इक्वल्स टू, और इसका ऑब्जेक्ट में सिंपल बना सकता हूँ लीनियर रिग्रेशन। इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई फील्ड आपको देने की जरूरत है नहीं, आप दे सकते हैं बट देने की जरूरत है नहीं, डिफॉल्ट बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया। तो ये भी हो गया, दूसरा भी हो गया। एक सेकंड। तो इंपोर्ट एल्गोरिथम कर लिया, आज के लिए लीनियर रिग्रेशन था, हो गया। फिर आता है मेरा ट्रेनिंग और फिटिंग द एल्गोरिथम। तो वो हम कैसे करते हैं? तो ट्रेनिंग और फिट करने के लिए हर हर एसक्यूएल की किसी भी एल्गोरिथम के ऊपर हमेशा डॉट फिट करके मेथड होगा। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, lreg, लीनियर रिग्रेशन में मैंने बनाया lreg इक्वल्स टू, सॉरी, lreg डॉट फिट। और इसमें आप अपना पास करते हो क्या क्या, देखो जैसे ही आपने लिखा नीचे आ गया x इक्वल टू ट्रेनिंग डेटा n सैंपल्स n फीचर्स, मतलब 5 6 हमारे पास कितने 509 सैंपल्स है और कितने फीचर्स हैं 13। और y आपका चाहिए और y आपका चाहिए सिंपल n सैंपल्स वाला या n सैंपल्स एंड टारगेट्स, वो अपने आप देख लेते हैं। बट आपको जो हमने बताया है कि 2D चाहिए, 2D चाहिए आपका फीचर्स वाला, और टारगेट आपका 2D भी हो सकता है बट 1D भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन हम लोगों ने पहले निकाल रखा है x और y। तो ये जो x और y है ना, ये मैंने नहीं बनाई नोटिफिकेशन, ये नोटेशन फेमस ही है। आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो उसमें भी जो फीचर्स है उनको x बोला जाएगा, जो प्रिडिक्शन करना है जिस चीज का जो आउटपुट है उसको y बोला जाता है। तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेशन में भी है, इसीलिए कोई भी पढ़ाता है या कोई भी पढ़ता है कहीं भी पढ़ेगा तो आपको x और y ही दिखेगा, x कैपिटल है y छोटा है। तो ऐसे हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये जो काम है, ये वही काम है जो हम लोगों ने पूरा किया था। इक्वेशन बनाओ, ग्रेडियंट निकालो, सब कुछ करो, मतलब जो इक्वेशन बनाओ ग्रेडियंट निकालो, उसके बाद m को अपडेट करो, ग्रेडियंट डिसेंट लगाओ, आखिरी में मेरे पास एक फाइनल m और b की वैल्यू आती है। तो ये वही काम कर रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा, दिस इज फाइंडिंग द बेस्ट लाइन, दैट इज बेस्ट m and b given the data point। अच्छा, यहां पर मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, कोई मुझे याद दिलाएगा? अभी हम जितना काम कर रहे हैं मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? 13। ठीक है, 13 कॉलम्स। तो मतलब मेरा क्या है कि प्राइस ऑफ हाउस इक्वल टू क्या है, m1 इंटू, हम लोगों ने देखा जोनल, प्लस m2 इंटू क्राइम, प्लस m3 इंटू इंडस्ट्रियल एरिया कितना है, प्लस एंड सो ऑन, m13 इंटू समथिंग था, जो भी था, मान लो कुछ भी था ना, समथिंग। तो ये मेरे पास जितने कॉलम्स हैं मेरे फीचर्स में, उतने ही मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो मेरे पास कोएफिशिएंट कितने होंगे, सर ये M13। आवाज नहीं है? M13 सर। क्या m13? मैं समझ नहीं सर रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कोफिशिएंट 1 13 कोफिशिएंट है ना? हाँ 30।
13 कोफिशिएंट्स होंगे ना, 13 कॉलम है, M1 से लेकर M13 तक है, तो कितने कोफिशिएंट होंगे दिक्कत ना, अगर 1 से लेकर n तक जाते हैं तो कितने कोफिशिएंट होते हैं? N 14 n N कोफिशिएंट, और एक क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा? B 40 हो जाएगा ना, हाँ, तो प्लस इंटरसेप्ट b होगा। मिला के प्लस तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगी। 14 पैरामीटर्स हैं, उसमें 13 कोफिशिएंट हैं और एक इंटरसेप्ट। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जितने कॉलम्स है आपके पास उतने आपके पास कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे और एक इंटरसेप्ट हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा था। ये चीज क्लियर हुई कि अभी तक हम लोग को यहाँ पर बेस्ट m और बेस्ट b की जगह है, तो यहाँ पर बेस्ट M1, M2, M3 एंड सो ऑन M13 तक निकालेगा और b एक ही निकालेगा। यस सर क्लियर। मैं यही चीज कह रहा था, बेस्ट m मतलब कि M1 से M13 तक एंड b गिवन द डेटा, ये हम निकाल देगा। और इसने निकाल दिया, इसने कुछ पैरामीटर्स इसने लिए थे अपने आप, और उसी अब कर दिया है। तो हम देखते हैं कि इसने क्या चीज निकाली है। तो टू फाइंड द कोफिशिएंट्स एंड पैरामीटर्स we use dot intercept underscore and sorry dot coefficient and मतलब इसका मतलब क्या है कि जब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर निकालने हैं तो हम डॉट कोफिशिएंट और डॉट इंटरसेप्ट एट्रीब्यूट्स करते हैं। तो प्रिंट lreg डॉट कोएफिशिएंट्स, ठीक है, और प्रिंट एक ही करते हैं। तो ये देखो मेरे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 3 रोज है तो 4 4 3 12 और एक 13। तो कितने सर ये कोफिशिएंट आए? COEF अंडरस्कोर सर ये फिक्स है ना, मतलब को बुलेटिन है ना? को सॉरी यार, एक सेकंड, आई एम सॉरी यार, सॉरी सर। नहीं नहीं मेरी गलती है, ये पढ़ा था। COEF है कोएफिशिएंट्स और सर डॉट वो इंटरसेप्ट है जूम इंटरसेप्ट। तो समझ नहीं आ रहा वो क्या लिखा है। आप मोबाइल पर हो क्या? नहीं सर लैपटॉप है। अरे यार वो मेरे दिमाग में कुछ और, हाँ सॉरी फॉर दैट, हाँ ठीक है। वापस से कितने कोएफिशिएंट्स होंगे हमारे? 13। 13 होंगे। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए COEF अंडरस्कोर करके होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट याद है? सर हाँ, इसके नहीं, यस सर। यस इसके ये यस एट्रीब्यूट उसके नहीं है। हाँ, क्लास के एट्रीब्यूट्स। यस सर याद है। जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्लास में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स और एक होते हैं उसके फंक्शन फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को हम लोग मेथड कहते हैं, एट्रीब्यूट्स जो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम सेल्फ करके करते हैं।
जिनको जब हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं तो सेल्फ करके करते हैं। तो ये वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं। तो लीनियर रिग्रेशन एक क्लास है। अभी हम लोगों ने इसका सिर्फ एक मेथड देखा है डॉट फिट करके। तो एक सेकेंड, sklearn डॉट मॉडल लीनियर रिग्रेशन। लॉजिस्टिक हो गया है बेसिक। यहाँ से जाते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग कोड देख सकते हैं। सोच ये क्लास लीनियर रिग्रेशन है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो हैं कोएफिशिएंट है, रैंक है। सिंगुलर की अभी हमें जरूरत नहीं है, बट दो मेन होते हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट, जो चीज हम लोगों ने करी। ठीक है। और वही होते हैं कोएफिशिएंट जो हम सेल्फ से सेट करते हैं। तो इसने जब फिट किया है, फिट करने के दौरान ये फिट फंक्शन हम लोगों ने यूज किया है। मेथड कहाँ किया है? यहाँ किया है। फिट मेथड हमने यहाँ यूज किया है। यही हमारा कोएफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट सेट कर देता है। वो जो कोएफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट निकालता है, जो m1 से लेकर m13 तक निकालता है, और एक जो इंटरसेप्ट निकालता है, उनको सेव कर लेता है कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट एट्रीब्यूट। तो अगर मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट का कोएफिशिएंट एट्रीब्यूट प्रिंट करता हूं, तो मुझे मिल जाएगा अपने 13 कोएफिशिएंट। 13 क्यों मिले हैं? तेरह है सर, क्योंकि सर इसलिए 13 मैंने कॉलम है ना सर, 13 है, 13 है ना सर। 13 कॉलम से, इसलिए 13 कोएफिशिएंट है। इंटरसेप्ट चाहिए, इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगा? सॉरी, lreg डॉट इंटरसेप्ट। ये इसने इंटरसेप्ट निकाल के दे दिया। ये सारी स्लोप की वैल्यूज हैं m1 से लेकर m13 तक, और ये b की वैल्यू है। इंटरसेप्ट तो एक ही है ना? हाँ, इंटरसेप्ट तो एक ही होगा ना, इंटरसेप्ट ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, वो तो एक ही होगा ना, मल्टीपल रिग्रेशन में भी एक ही होगा वो तो। एक ही है मतलब, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को, समझ नहीं आ रहा है। ये 36.45 क्या है? इंटरसेप्ट ये कितनी वैल्यूज हैं? अच्छा अच्छा ये बताओ, नहीं बताओ कितनी वैल्यूज है ये? सर, एक वैल्यू है। हाँ सर, समझ गया समझ गया ऐसा तो ना समझ गया करो ना। सर। तो इसने मेरे कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट निकाल दिए। जो मेरा मेन काम था लीनियर रिग्रेशन का, जो हम लोग करते आए थे, m और b की वैल्यूज निकाल लेते, वो इसने ये काम कर दिया। ओके, तो फिटिंग एल्गोरिथम हो गई है। अब इसने बेस्ट लाइन निकाल ली है। अच्छा एक चीज बताओ, जब मेरे पास 2d था, y इक्वल्स टू mx प्लस b था, तो ये इक्वेशन किसकी थी? लाइन की थी। करेक्ट। अब हो गया y इक्वल टू mx1 प्लस mx2 प्लस एंड सो ऑन m1 x1 m2 x2 mn xn प्लस b। ये किसकी इक्वेशन है? मल्टीपल लाइंस की। नहीं, ये एक प्लेन की इक्वेशन। प्लेन मतलब आप पेपर हाथ में उठा लो एक, तो वो आपका पेपर एक प्लेन है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले हमारे जो पॉइंट्स थे ना, वो खाली x और y में थे। ठीक है, तो मैं इसको एक लाइन से, मतलब बीच में से एक लाइन बना के मैं यहाँ पर x की वैल्यू दूं, तो y की वैल्यू हो जाएगी। अब मेरे पास कितनी वैल्यूज है? 13 वैल्यूज है। तो ये
एक्स और वाई की तरह तो काम नहीं करेगा दो एक्सिस में। अगर मान लो मेरे पास 3 वैल्यूज होती, 13 नहीं 3 वैल्यूज होती, तो मेरे पास क्या बनता, एक्स वाई और एक जेड बनता, जेड एक्सिस। तो मतलब कि एक्स की एक वैल्यू के लिए, वाई की एक वैल्यू के लिए जेड की एक वैल्यू थी, तो कभी यहां पर होता, कभी यहां पर होता, कभी यहां पर होता, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता। ये 3D में गया। हमारे पास 3 नहीं है 13 है, तो मेरे पास यहाँ पर 13 एक्सिस बनी हुई है परपेंडिकुलर। तो अब इसमें हो सकता है कि लाइन खाली यहीं से जाए, यहां से पास ही ना हो। तो इन 13 को एक्सेस करने के लिए हमें एक प्लेन बनाना पड़ता है। तो अब हम लाइन की जगह अब हम एक प्लेन बनाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट सेम चलता है। पहले हम जो डिस्टेंस निकालते थे वो लाइन से पॉइंट की लाइन से निकालते थे, और अब जो हम डिस्टेंस निकालते हैं वो पॉइंट से प्लेन की निकालते हैं। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस लाइन में आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जाता है वाई आई माइनस वाई हेड जो भी था लाइन वाला। इसमें आपका हो जाएगा वाई आई माइनस, एक वैल्यू नहीं होगी, ये आपका हो जाएगा वाई आई जेड आई प्लस कुछ और, मतलब कि ए आई बी आई, क्योंकि 13 है ना, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई ये सब हो जाएगा, माइनस वाई आई का हैट माइनस जेड प्लस जेड आई का हैट प्लस एंड। फॉर्मूला सेम रहता है ऑलमोस्ट, बट क्योंकि अब हम लोग 2 डायमेंशन से 13 डायमेंशन में चले गए हैं, तो ये एक प्लेन होता है। मतलब ये पता होना चाहिए आपको, याद करने की जरूरत नहीं है कि प्लेन होगा तो कितनी एक्सिस होंगी, कैसे निकालेंगे, नहीं। अब आप प्लेन में काम कर रहे हो, पहले आप जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था तो लाइन में काम कर रहे थे, बट कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें हम लोग पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालते थे, अब हम लोग पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालते हैं। और हम नहीं निकालना है, ये अपने आप निकाल दे रहा है, अलाउ डॉट फिट, ये अपने आप निकाल दे रहा है। मतलब ये एक ट्रिविया टाइप का हो सकता है। खैर, अब हमने कोफिशिएंट और वो निकाल लिया है। हमारा अगला काम क्या है, गेटिंग प्रिडिक्शंस। तो प्रिडिक्शन लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन। कैसे हम लोग करते हैं, lreg डॉट प्रिडिक्ट। अच्छा, अब यहां पर आता है, छोटा सा गलती करते हैं। जब हम लोग सैलरी इक्वल्स टू एज इंटू एम कर रहे थे प्लस बी कर रहे थे, तो हमें सैलरी निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए थी, खाली एक एज, राइट ना। तो मतलब एम और बी तो हमने निकाल लिया है, वो तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें किसी भी एज की सैलरी निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, एज चाहिए खाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक एक ही है, ठीक है। अभी हाउस के लिए हमारे पास m1 इंटू, मतलब फीचर मान लेते हैं f1 है, प्लस m2 इंटू f2 है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस m3 इंटू 30 है, तो प्लस b। तो मेरे पास अभी इंडिपेंडेंट कितने हो गए, 13। तो अब मुझे हाउस की प्राइस निकालने के लिए कितने इनपुट चाहिए, बस सर एमओबी तो निकालिए 13। 13 इनपुट चाहिए, जो भी मतलब कि उस हाउस के फीचर्स, मतलब कि वहां पर क्राइम रेट कितना है, वहां पर इंडस्ट्रीज कितनी है, वहां पर लैंड जोन कितना है, ये सब चीजें मुझे चाहिए। तभी हम हाउस का प्राइस निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी एल्गोरिथम ने जो सीखा है वो इन्हीं सब से सीखा है। तो अब ये नहीं है कि अब आप बोलोगे यार इस एरिया में इंडस्ट्रीज इतनी है, बताओ प्राइस कितना है, नहीं, उसे इंडस्ट्रीज भी चाहिए, उसे क्राइम रेट भी चाहिए, उसे स्कूल्स भी चाहिए, उसे बॉस्टन के एम्प्लॉयमेंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस है वो भी चाहिए, जो भी 13 फीचर्स है। तो अब इसको हाउस प्रिडिक्ट करने के लिए यहां पर जो भी चाहिए वो
13 बाई n का होना चाहिए, सॉरी n बाई 13 का होना चाहिए। n हो गई रोज, 13 हो गए फीचर। कि उसने 13, क्योंकि उसने जब सीखा है, जब उसने मशीन लर्निंग लगाई है तो उसने 13 से सीखी है। उसने कहा कि अगर मेरे पास ये 13 फीचर्स होंगे तब मैं हाउस का प्राइस बता सकता हूँ। अब आप उसे 13 नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। और ये एन क्या मतलब कि आप चाहो तो एक बार में एक ही घर का हाउस प्राइस बताओ, ठीक है, या फिर आप चाहो तो आपको 10 घरों के प्राइस चाहिए तो भी आप 10 बाई 13 पास कर सकते हो। तो ये कितना देगा, तो ये 10 घरों के प्राइस देगा। क्यों, क्योंकि आप उसे 10 घरों के 13 फीचर्स दे रहे हैं। सर जब ये पूरा बन जाएगा तो ये पूरा मॉडल कहलाएगा ना? मॉडल या आपका हम हो गया एक है, दिन? मॉडल अब आपका एलएलएम में आ गया। जब आपने ट्रेनिंग करा दी उसको तो वो मॉडल आ गया। ये हम लोग अब खाली प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मॉडल बन गया मेरा, उसने जो सीखना था सीख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको यूज करना है रियल लाइफ में। कि अब अगर मैं घर की चीजें दूं, मतलब घर की चीजें मतलब कि घर के फीचर्स दूं, घर की प्रॉपर्टीज दूं, तो वो मुझे घर का प्राइस बता दे। ठीक है सर। बस ये है कि मैं ये बात फोकस करना चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि आपने 13 पे सिखाया है, अगर आपके पास 13 फीचर्स हैं तो आपको जब आपको प्रिडिक्ट करना है तो आपको वापस 13 फीचर चाहिए। अगर आपके पास 15 फीचर्स है तो जब प्रिडिक्ट करना है तो आपको वापस 15 फीचर चाहिए। तो अभी हमारे पास कुछ खास है नहीं, बट हमारे पास जो मेरे पास इनपुट है एक्स है, उसके अंदर मेरे पास 13 क्या है, 13 कॉलम्स है। तो मैं उसी एक्स को वापस प्रिडिक्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वल्स टू linear x डॉट प्रिडिक्ट। अच्छा, मैं जो बोल रहा था कि अगर हम करेंगे तो गलत होगा, तो मैं एल रेक डॉट प्रिडिक्ट, मैं इसको एक 1D एरे दे देता हूँ जिसके अंदर मैंने 100 पास कर दिया। देखो ये मुझे सेम एरर देगा क्या, एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे। अच्छा ठीक है, मैं 2D एरे देता हूँ। ये देखो, ये जो इसने एरर दी है, तो आप ये एरर पढ़ो, एरर समझो। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैट मल्क इनपुट ऑपरेंड वन हैज अ मिसमैच इट्स कोड डायमेंशन विद गो फंक्शन सिग्नेचर साइज 13 इज डिफरेंट फ्रॉम 1। तो ये यहाँ बता दे रहा है कि आपको 13 एक्सपेक्टेड था, आपने दिया कितना है 1। ये एरर पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये गलती करो, फिर आपको यहाँ पर अपना इनपुट चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ बात के काम के लिए, मतलब जब रिव्यू करो आप तो ठीक है, मैंने फिनिश किया। अब मेरे पास प्रिडिक्शंस आ गए। एक्स का साइज कितना था, किसी को याद है एक्स का शेप, कितनी रोज थी मेरे पास? 506। 5 हाँ 506 है, 589। नहीं 506 या 509 कुछ थी। तो उतने ही मेरे पास आउटपुट आ जाएंगे, मेरे पास उतने ही घर के प्राइसेस आ जाएंगे। तो ये आ गया है सबके प्राइसेस, ये है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। और इसको मैं शेप प्रिंट कर देता हूँ तो आप देखोगे 506, 506 रोज थी मेरे पास, तो मेरे पास 506 प्राइसेस होंगे। अब ये प्राइसेस है ना, Pretz is what the linear regression model gives the price of the house. तो ये जो Pretz है, ये वो प्राइसेस है जो हमारा मॉडल हमें दे रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ये वो प्राइसेस हैं Pretz वेरिएबल के अंदर, वो प्राइसेस हैं जो हमारा मॉडल हमें दे रहा है। हमारे पास ओरिजिनल प्राइसेस भी हैं कि नहीं है? है हमारे पास।
होगा सर। ठीक है, मतलब होगा क्या, है ही मतलब वो चीज। ठीक है, तो मेरे पास प्रेड्स भी है, मेरे पास ओरिजिनल भी है। तो अगर मैं एक ऐसा प्लॉट बनाऊं, यहां पर मैं बनाऊं प्रेड्स और यहां पर मैं बनाऊं अपना ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अगर मैं इसका एक स्कैटर प्लॉट बनाऊं, तो अगर मेरे प्रिडिक्शन और मेरा ओरिजिनल सेम है, मतलब मेरा मॉडल इतना अच्छा है कि जो उसका प्राइस था वही उसने प्रिडिक्ट कर दिया, नहीं, मेरा मॉडल इतना अच्छा है जो उसका प्राइस था वही प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास लाइन कैसे, मतलब मेरे जो पॉइंट्स आएंगे, जो स्कैटर प्लॉट मेरा बनेगा, तो कैसा बनेगा, सब एक लाइन में पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अगर मेरा प्रेड्स इक्वल टू वाई है, वाई के बराबर है, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ तो बना रहा हूँ। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ क्या होता है, 45 डिग्री पर लाइन होती है। यस। तो जब होती है, तो अगर मैं अपने प्रिडिक्शन और अपने ओरिजिनल प्राइसेस का ग्राफ बनाऊंगा, और अगर मेरे प्रिडिक्शंस परफेक्ट होंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 45 डिग्री पर। यस सर, बन जाएगी। और बाकी लोग नहीं समझ में आ रही चीज, आ गई सर, वो माइक नहीं खुल रहा हुआ शायद उनका। दोनों का। सर आ गई। और अगर ये बराबर नहीं होंगे, तो कहीं पर पॉइंट ऐसे बनेगा, कहीं पर ऐसे बनेगा, कहीं पर ऐसे बनेगा, कहीं पर ऐसे, आठ अच्छा बनेगा, एक लाइन नहीं होगी। तो अब हम यही प्लॉट को बनाते हैं, प्रिडिक्शंस और कैसे बनाते हैं हम लोग प्लॉट, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी परसेंटेज मैट प्लॉट लिव इन लाइन पीएलटी डॉट प्लॉट, और एक्स पर मेरा जाएगा प्रिडिक्शन और वाई पर पीएलटी डॉट टाइटल predictions versus original price, plt dot set x label, predicted price, और plt dot set y label, original हाउस। हाउस प्राइस कर देता है। ठीक है, हाँ, plt dot show। क्या हो गया, सेट टाइटल्स, और ये plt dot plot नहीं, क्या होगा, स्कैटर होगा। तो ये देखो मेरा प्लॉट बनके आ गया है, रेटेड प्राइस है, हाउसेस प्राइस है, और ये परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि परफेक्ट होता तो क्या आउटपुट होता, एक स्ट्रेट लाइन होती। ठीक है, तो ये परफेक्ट तो नहीं है, और अगर परफेक्ट बना लेते तो फिर हमें रियल एस्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ती एजेंट्स की, हम कहते लो मेरा मॉडल एकदम परफेक्ट बता रहा है। तो ये परफेक्ट नहीं है, बट ये एक, इसने एक लीनियरिटी को, एक चीज को कैप्चर किया है, वो क्या है कि जैसे जैसे हाउस प्राइस बढ़ रहा है, प्रिडिक्टेड प्राइस भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसने एकदम ही गलत मॉडल बना दिया, इसने एक थोड़ा थोड़ा सही मॉडल बनाया। कुछ पॉइंट्स पर ये पीक है, 50 पर कुछ पीक है, तो ये सर कुछ इसको है। पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं ना।
हाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप कह सकते हो या पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप ही है। हाँ लीनियर है क्योंकि लाइन लाइन हमें एक दिख रही है, कर्वेचर नहीं है पैराबोला टाइप। तो ये मेरा हो गया है कि हमारा मॉडल कुछ सीख रहा है, पक्का नहीं सीख रहा है लेकिन कुछ सीख रहा है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद की चीजें क्या बची हैं, हमारा गेटिंग प्रिडिक्शंस हो गया। हाउ टू गेट मैनुअल प्रिडिक्शंस। अच्छा ये आप होमवर्क मान के चलो, अब आपको मैनुअल प्रिडिक्शंस करना है। तो मैनुअल प्रिडिक्शंस कैसे होंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू m1 इंटू f1 प्लस m2 इंटू f2 प्लस एंड सो ऑन m3 इंटू f3 है, ठीक है, प्लस b। ये वैल्यूज हमने निकाल ली है अपने किसके अंदर है, कोएफिशिएंट एट्रीब्यूट के अंदर और इंटरसेप्ट एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। 13 वैल्यूज मेरे पास x में है, तो मैं कह रहा हूं कि जो हमने डॉट प्रिडिक्ट करके निकाला है ना, इसी चीज को आप लोग इस फॉर्मूले से निकालो। ये आप लोग नंपाई के आपके पास दो एरेज हैं, एक कोएफिशिएंट एरे है और एक एक्स एरे है। तो कोएफिशिएंट एरे है आपका 1/13, एक्स है आपका 13 सॉरी 506/13, 506/13 है। और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और उसमें प्लस बी करना है। तो आप देखोगे कि जो वैल्यू प्रिडिक्ट से आ रही है सेम वैल्यू आपकी इस फॉर्मूले से भी आएगी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इस फॉर्मूले की, तो ये गलत फॉर्मूला नहीं है, यही चीज इंटरनली यूज हुई। तो यही होमवर्क है। फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे आरएमएससी स्क्वायर और आरएमएससी आर स्क्वायर और कैसे बाकी चीजों को देखते हैं। आज की क्लास इतनी ही है। सर ये हमारा लीनियर रिग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अभी नहीं तो हुआ है, मतलब हम अगर इसको ट्राई करें इतना भी, तो हम दूसरे डेटा सेट को किसी भी लेंगे डेटा सेट पे कैगल आप से। लगा सकते हो। हाँ किसी भी डेटा सेट पे हाँ तो सेम हमें कोड आपका एसक्यूएल चलना का चाहिए। जरूरत नहीं है ना कि किसी एसक्यूएल का ही करें। हाँ किसी एसक्यूएल का जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप यूज करिए, बट कुछ चीजें हैं कि उसमें कोई मिसिंग वैल्यू ना हो और न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हो, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, कि अभी हम लोग वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब मिसिंग वैल्यूज को आप हटा सकते हो, नैन वैल्यूज को आप हटा सकते हो, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसमें है उनको या तो वो कॉलम्स को आप हटा दो, इतना करके चला सकते हो। आप यूज कर सकते हो, आप कोई भी डेटा सेट यूज कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल हों और कोई भी मतलब मिसिंग वैल्यूज ना हो उसमें। आज क्लास इतनी है। सर आज की तो वैसे काफी इम्पोर्टेंट थी। हाँ मतलब अब सब वैसे ही चलेंगी। मतलब क्योंकि अब कॉन्सेप्ट वाला उतना रहा नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट हम लोग के हो चुके हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादातर वही होगी थ्योरी, मतलब ये प्रैक्टिकल है। डेटा उठाओ, डेटा में देखो क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सब चीजें आ जाए। ठीक अभी है ऐसा सर। ही चलेगा मतलब। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।